Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab. तो ये जो है मैं एक क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बिजनेस का जो हमारी जो बिजनेस स्टडीज है क्लास 12th की क्लास 12th की उसके जो हमारे टर्म 2 के चैप्टर्स है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपके पास है, आपके पास स्टाफिंग है, उसके बाद आपके पास डायरेक्टिंग है एंड आपके पास कंट्रोलिंग है। ठीक है, और कंट्रोलिंग के बाद इधर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है एंड साथ ही साथ आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। ठीक है, कॉपरा भी कहते हैं जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेरे पास सीपीए शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये 6 के 6 चैप्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं और मेरे को ये लगता है कि कई सारे नोट्स है, मैं खुद से सेल्फ नोट्स भी बना सकता हूँ। पर दिल्ली गवर्नमेंट की जो सपोर्ट मटेरियल है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे नोट्स चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा, आप आराम से कर सकते हो। मैंने कई सारे पब्लिशर्स की बुक्स पढ़ी हुई है, मैं उसके बाद ये बात कह रहा हूँ। तो आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो, जो कि होगा चैप्टर 6 स्टाफिंग। ठीक है, ये जो सबसे पहला पेज होगा, ये इसमें आपको दे रखा है पूरा का पूरा चैप्टर की किस तरीके से ये चैप्टर वर्क करेगा, इसके डायमेंशन क्या है, कि स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, स्टाफिंग के फंक्शन ऑफ एचआरएम क्या होगी। फिर उसके अंदर ये आपको एक तरीके से क्या दे रखा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग दे रखी है। ठीक है, ये पीडीएफ का लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। ठीक है, पर हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा नोट्स पे, क्योंकि आपको वो जरूरी है। हिंदी मीडियम के मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा क्लास 12 की बिजनेस स्टडी कवर की हुई थी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वो है, बाकी यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे मस्ट अपॉइंट द राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन। मेनली स्टाफिंग क्या है, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन, दिस इज स्टाफिंग। मैन पावर जो होती है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कितनी भी मशीन ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन अगर मैन पावर नहीं है तो काम ही नहीं होगा। स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग राइट एंड इफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आपके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज स्टाफिंग, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। थस अब यहां पर दे रखा है आपको, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, यानी आप पहले ये बताओ कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, देन आप उनकी रिक्रूटमेंट करो, उन रिक्रूटमेंट में से आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करो, उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उनको उस ट्रेनिंग के साथ साथ उनका जो काम है उसके लिए कंपनसेशन दो, अगर उनका काम अच्छा लगता है देन प्रमोशन दो उन्हें, और उसके बाद आप मैनेजरियल पर्सनल के साथ मेंटेनेंस भी बना के रखो। तो स्टाफिंग के कई सारे काम है, ये नहीं कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को नौकरी पे रख दो, नहीं। आपको मैन पावर प्लानिंग करनी है, यू हैव टू डू रिक्रूटमेंट, यू हैव टू डू सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग, देन कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सन। ओके, नाउ why do we need staffing, what is the importance, need and importance of staffing? So the first point is obtaining competent personnel, that means right person for the right job. Proper staffing helps in discovering and obtaining competent personnel for various job, यानी अलग अलग काम के लिए जो इंसान वहां पर सबसे सही है, योग्य है, उस इंसान को चुनना। तो obtaining competent personnel, ओके। देन सेकंड इज हाई परफॉर्मेंस। अब एक सीधी सी बात बताओ, कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर कोई कहते हैं कारपेंटर है, कोई कारपेंटर है, और उसको मैंने बोला भाई जा करके तू कॉन्फेक्शनर का काम कर, कॉन्फेक्शनर मिठाई वाले, मैंने कहा तू कॉन्फेक्शनर बन जा। कारपेंटर है, उसको कारपेंटर का काम आता है, वो मिठाई कैसे बना लेगा, नहीं बना पाएगा ना। उसकी परफॉर्मेंस कहाँ दिखेगी, कारपेंटरिंग में ही, जहाँ पर कारपेंटर के काम में, यानी कुर्सी बनाने में, टेबल बनाने में, लकड़ी के काम में, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस दिखेगी। सो इफ यू हैव द कॉम्पिटेंट पर्सनल, there will be high performance in your organization. So need and importance of staffing is for high performance. The staffing is important so for the high performance.
So proper staffing ensures higher performance by putting right person on the right job. And the third one is continuous growth. Proper staffing ensures continuous survival and growth for the enterprise through the succession planning for managers. दैट मीन्स कि अगर आपके पास लोग हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो जिस भी कंपनी में काम करने वाले लोग अच्छे होंगे, क्या वो कंपनी अच्छी नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो लोगों की हाई परफॉर्मेंस की वजह से आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी। Then the fourth point of staffing is optimum utilization of human resources. आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आइडल नहीं बैठे हुए हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक्स्ट्रा वर्क है, वर्क लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क लोड नहीं होना चाहिए, ना तो एक्स्ट्रा वर्क लोड होना चाहिए और ना ही कोई आइडल बैठा होना चाहिए। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल्स एंड हाई लेबर कॉस्ट बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग। यानी आइडल नहीं बैठेंगे लोग, ज्यादा लोग लगाने क्यों, जितनी जरूरत है उतने ही लगाओ। इट अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड है, एक्स्ट्रा वर्कलोड होगा तो क्या करेंगे लोग, काम नहीं करना चाहेंगे, तो उसके बारे में भी ये पहले से इंडिकेट कर देता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो अगर किसी बच्चे को यूट्यूब वीडियो बनाने में मजा आता है, तो अगर उसे कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जहां पर उसे यूट्यूब वीडियोज ही बनानी हो, तो क्या करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन ही तो होगी उसे। बट अगर उसको करने में, क्रिएटिव काम करने में मजा आता है और उसके हाथ से क्रिएटिविटी हटा दी जाए, तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो यो स्टाफिंग राइट पर्सन राइट जॉब, तो उससे क्या होता है, इंसान के अंदर भी जॉब सेटिस्फेक्शन आती है। इट इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। देन एक बहुत ही तगड़ा वर्ड हमें सुनने को मिलता है, दैट इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड स्किल्ड ह्यूमन एलिमेंट्स टू द एंटरप्राइज। यहाँ पर हम लोग राइट पर्सन एट द राइट जॉब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी इंसान आप चुन रहे हो वो स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है। Therefore, big enterprise create a separate department called HRD, Human Resource Department. This works under the HR managers. ठीक है। एक HRD पूरा का पूरा बहुत सारी कंपनी में होता है, HRD होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के अंदर काम करके ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, कि स्किल्ड लोग हो, सही जगह पर आए। ठीक है। बट ये तो समझने वाली बात होगी, आप लिखोगे क्या। Human resource management is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resources of the organization. यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कि आप ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करो, सेलेक्ट करो, डेवलप करो ट्रेनिंग के थ्रू, उनको यूटिलाइज करो, उनके यूटिलाइजेशन के बदले उनको कंपनसेशन दो और उन्हें मोटिवेट करो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन। 6 अलग अलग काम है, 6 के नाम बस याद रखने हैं आपको। ठीक है। यहां पे देखो स्टाफिंग क्या होती है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा किसका है, स्टाफिंग का। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड वे हो गया, ये आपका छोटा सा हिस्सा हो गया। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों में अंतर, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले हम लोग देखते हैं कि स्टाफिंग के अंदर क्या क्या आता है। स्टाफिंग के अंदर आता है कि आप पहले ये बताओ कि भैया आपको कितने लोगों की जरूरत है, एस्टिमेटिंग मैन पावर। देन उनका रिक्रूटमेंट करो, देन उनका सिलेक्शन करो, देन उनकी प्लेसमेंट करो। रिक्रूटमेंट कर ली, आवेदन भरवा लिए उन लोगों से, आपने उनको सेलेक्ट कर लिया कि ये इंसान मुझे नौकरी पे चाहिए। अब वो किस पोजीशन पे चाहिए उस जगह पे उसको क्या करो, प्लेसमेंट करो और उसको काम सिखाओ, ओरिएंटेशन करो। उसका काम अच्छा लगता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करो और साथ ही साथ उसे कंपनसेशन दो। ठीक है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये जितना भी काम आपका स्टाफिंग का, ये तो सारा का सारा काम आता ही आता है इसके अंदर। इसके साथ साथ मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट्स। सबसे पहले क्या बोला कि आप लेबर रिलेशन और मैनेजमेंट रिलेशन के बीच में एक क्या बना के रखो, मेंटेन करके रखो, कि लेबर्स का रिलेशन अच्छा होना चाहिए कंपनी में, यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। किसी की कोई शिकायत है, किसी की कोई परेशानी है तो उसको हैंडल करो। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करो, सोशल सोसाइटी के लिए काम करो, और साथ ही साथ डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स इन लीगल मैटर्स। यानी अगर कंपनी के ऊपर कोई कानूनी केस हो रहा है तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखेगा
कि वो लॉ सूट के ऊपर कैसे काम करे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कंक्लूजन क्या मिलता है, दैट HRM इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन स्टाफिंग। स्टाफिंग छोटा कॉन्सेप्ट है, HRM बड़ा है। HRM बड़ा है, स्टाफिंग छोटा है। ठीक है, स्टाफिंग इज बोथ अ लाइन एज वेल एज a staff activity because staffing is a function of management like planning, organizing, or directing and controlling, as well as a distinct functional area of management, just as marketing management and financial management। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है, एक लाइन भी, और साथ ही साथ ये क्या है, एक मैनेजमेंट का काम भी है। मैनेजमेंट के हमारे 5 काम होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, डायरेक्टिंग करना। तो डायरेक्टिंग से पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 काम यही होते हैं। ठीक है, और उसका एक अलग से काम भी है, HRM का एक अलग से काम भी है मैनेजमेंट के तौर पे, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है, वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं अभी ये क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, मैं ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाहता, तो अभी मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा, पर साथ ही साथ जब हमारे ये सारे हो जाएंगे तो मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा अलग अलग बुक्स से। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है कि भाई कैसे स्टाफिंग को लाओगे, तो सबसे पहले बात तो आप एस्टिमेट करते हो मैन पावर को, ऊपर ही हमने पढ़ लिया था कैसे कैसे करते हैं, देखो यहीं पर हमने पढ़ लिया, अभी इसी प्रोसेस को आपको थोड़ा और पढ़ना है। हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन। ठीक है, ये हम करेंगे। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, इट इन्वॉल्व्स, यानी कि हमें पहले ये पता लगाना है भाई हमारे पास कितने मैन पावर की जरूरत है। तो ये कैसे आप पता लगा सकते हो, 2 तरीके से पता लगा सकते हो। पहली बात, आप वर्कलोड एनालिसिस करो, दूसरा आप वर्क फोर्स एनालिसिस करो। पहले जरा पढ़ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद मैं और अच्छे से समझाता हूँ। एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग मैन पावर, ये कहाँ चला गया, एक मिनट। Estimating manpower requirement, it involves following, means understanding how many persons are needed and for what type of job या what type of skill in the organization, किस काम के लिए और कितने लोग चाहिए, ये होता है एस्टिमेशन का मतलब। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं वर्कलोड एनालिसिस, किसी के पास ज्यादा काम तो नहीं है, कम काम तो नहीं है, कितना काम होना है। It would enable an assessment of the number of type of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objectives। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें हमें मैनेजर 1 चाहिए, हमें लेबर 50 चाहिए, तो कितने लोग चाहिए, ये क्या हो गया हमारा वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस, इट एस्टिमेट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। ठीक है, इट वुड रिवील वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ्ड और ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमम स्टाफ्ड, नीदर ओवर स्टाफिंग नॉर अंडर स्टाफिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं कि हमें मैनेजर चाहिए 1, हमें लेबर चाहिए 50। ठीक है, इट वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, 2 टाइप के लोग चाहिए, वो कितने कितने चाहिए, वर्क फोर्स एनालिसिस। ये हो गया वर्कलोड एनालिसिस, ये हो गया वर्क फोर्स एनालिसिस, सिंपल सी बात। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी कंपनी में कितने कितने लोग हैं। वर्कलोड में तो ये हो गया कितने कितने चाहिए, वर्क फोर्स में हम लोग एक और चीज देखते हैं क्या, कि हमारी कंपनी जो है वो ओवर स्टाफ्ड तो नहीं है, यानी कि 50 की जरूरत है, कहीं 55-60 लोग तो नहीं है, अंडर स्टाफ्ड तो नहीं है, 50 की जरूरत है, कहीं 40-45 लोग तो नहीं है, या फिर ऑप्टिमम स्टाफ्ड हो, ताकि 50 है तो 50 ही चाहिए। तो ना तो ये कंडीशन अच्छी, ना तो ये कंडीशन अच्छी, सिर्फ यही कंडीशन अच्छी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सेकंड आती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप एक तरह से एडवर्टीजमेंट वगैरह दे देते हो मार्केट में, या लोगों को बता देते हो कि आपको आपको हायरिंग करनी है। तो क्या करते हो, आप उस सोर्स के पास जाते हो, उस सोर्स का आइडेंटिफाई करते हो जहां से आपको मैन पावर मिल जाएगी। ठीक है, और आप ये एफर्ट करते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास एप्लीकेंट बने, ताकि आप उनमें से सिलेक्शन कर सको। जब लोगों ने आपके पास, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपके पास सीवी भेज दिया, रेज्यूमे भेज दिया, अब आप उन रेज्यूमे को पढ़ोगे और उनको बुलाओगे इंटरव्यू के लिए, जो कि कहलाएगा प्रोसेस सिलेक्शन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम, टेस्ट और इंटरव्यूज। तो पहले हमने क्या किया, हमने वर्क फोर्स,
वर्कलोड का पता लगाया, फिर हमने रिक्रूटमेंट की, यानी बेसिकली हमने क्या किया, हमने सिक्योर किया एप्लीकेंट्स को फॉर वेरियस जॉब्स के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब उनका एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, जिससे उनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद उनको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर अ ड्यूटी, ही is to he is to be placed on the job for which he is best suited. Placement is very important process as it can ensure right person for right job. यानी आपने इंसान को सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको उस जगह पे नहीं रखा जहां पर उसका मेन पावर है, जो वो काम सबसे सही कर सकता है। तो फिर क्या ही फायदा। अगर कोई इंसान एनिमेशन करने वाला है, यानी उसको कंप्यूटर पे एनिमेशन करना बहुत अच्छे से आता है, और मैंने उसको कह दिया कि क्लास में जाकर के थ्योरी पढ़ाओ, किसी स्कूल में जाकर के थ्योरी पढ़ाओ, क्या होगा, वो ही इज नॉट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। जब भी कोई इंसान ड्यूटी पे जाता है तो उसे उसी जगह पे रखा जाता है जिस काम के लिए उसे पहले हायर किया गया है, जो उसका बेस्ट है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या क्या काम वो अलग अलग कर सकता है, पर पहला काम यही होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ओरिएंटेशन इंडक्शन is concerned with the process of introducing a new employee to the organization. अब कोई नया एम्प्लॉय आया है तो आप उसको सीधा ही बोला काम करना ही, पहले आप उसे इंट्रोड्यूस करवाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। द न्यू एम्प्लॉयज आर फेमिलराइज्ड विद देयर यूनिट्स, यानी उन्हें किन के साथ काम करना है, उनका सीनियर सुपरवाइजर कौन है, उनके साथ काम करने वाले लोग कौन है। दे आर ऑल्सो टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्किंग आवर्स, यानी आपको कितने देर काम करना है, किस तरीके से काम करना है, व्हाट शुड बी योर प्रोसीजर फॉर अवे, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो उसका क्या तरीका है, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जा रही है, ठीक है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये कितना बड़ा एरिया है, कितनी बिल्डिंग है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, आपको किस हिसाब से पैसे पे किए जाएंगे, ये सारी बातें उसे बताई जाती है। सो बेसिकली ओरिएंटेशन कह लो या इंडक्शन कह लो, ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी कि इंडक्शन का मतलब टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करना, क्या, किससे, उसकी यूनिट से, फेलो एम्प्लॉय से, सुपरवाइजर से, टू टेल हिम अबाउट द प्रोसीजर टू लीव, फैसिलिटी, रूल्स, ये सारी चीजें। ओके, जब आपने उन्हें प्लेसमेंट दे दी, देन आप बात करते हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ओके, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय इन डूइंग देयर जॉब्स थ्रू वेरियस मेथड। जब भी आप कहीं जाते हो ना, तो भले आपको वो काम करना आता है, बट स्टिल उस काम को करने का ना एक प्रोसेस होता है जो पहले से आपसे पहले वाले कर रहे होते हैं। आप वहाँ ट्रेनिंग लेते हो, आप डेवलप करते हो अपने आप को। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। Okay, it is the process by which the employee acquire skills and competence to do their present job and increase their capability for the higher jobs in future. अभी का काम तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आगे क्या करना है आपको उसके लिए भी तैयार किया जाता है डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग में तो ये हो गया कि सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दे दी कि अभी का काम आप और अच्छे से कर सको। डेवलपमेंट क्या हो गया कि आप और आगे क्या काम कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये तो मोटिवेशन ही यहीं से मिलती है। इट इज कंसर्न विद रेटिंग और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी जो इंसान काम कर रहा है, अगर आपने उनके बीच एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रख दी कि जो अच्छा काम करेगा उसको ये चीज़ मिलेगी, तो ऑफकोर्स ग्रोथ भी होती है और कई सारी चीज़ें होती है कंपनी में जिससे फ़ायदा होता है। ट्रांसफ़र और प्रमोशन जो होता है वो भी इसी चीज़ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल पे होता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको प्रमोशन दी जाएगी, आपको किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट होता है। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं हूं कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये जो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट है ये मैं अगली वीडियो में चालू करूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पर रखते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको स्टाफिंग और एचआरएम के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है। कोई भी आपको डाउट आता है प्लीज़ मुझे बताना, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होती है मुझे बताओ। कोई भी कंप्लेन है आपकी या आपकी कोई भी, ताकि कंप्लेन कि नहीं ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ये चीज़ आप और अच्छे से समझाओ, मुझे बताओ। आपके पास कोई सजेशन है कि मुझे ये चीज़ कैसे करवानी चाहिए या आपको और क्या तरीका चाहिए समझने के लिए, मुझे बताइए प्लीज़। कोई एडवाइस हो मेरे लिए, प्लीज़, आई एम ओपन।
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। बाकी आई रियली होप कि मैं आप लोगों का ये कोर्स बहुत जल्दी निपटा दूं, ताकि आप लोगों की जो 26 अप्रैल से है ना, इस बार 26 26 अप्रैल से आपके लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम है, उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर सको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे हेल्दी।